तो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल शो सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों, है ना। तो आज से दोस्तों मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं डेली आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके दोस्तों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर छोटे बच्चे हो क्या दोस्तों, या आप छोटे बच्चे या 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हो या फिर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो या फिर दोस्तों आप रेलवे, एसएससी या स्टेट पीसीएस या बैंक सीडीएस या एनडीए किसी भी दोस्तों भारत के अंदर किसी भी जीएस आधारित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों तो ये जो सीरीज प्रतिदिन मतलब हर दिन दोस्तों मैं आपके लिए 20-20 नए क्वेश्चंस जो आपके दोस्तों हिस्ट्री से रहने वाले हैं या तो फिर दोस्तों ज्योग्राफी या फिर दोस्तों साइंस से रहने वाले हैं या फिर दोस्तों किससे रहने वाले हैं या फिर जो है दोस्तों या फिर जो है राजनीतिक विज्ञान से रहने वाले हैं, है ना। तो ये सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा, 20-20 क्वेश्चन रोज इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों आपको लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे देखो, कुछ मोटिवेशन शायरी मैंने लिखा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है मोटिवेशन शायरी? मोटिवेशन क्या है कि देखिए ध्यान से कि मंजिल ने हौसलों से कहा, क्या ध्यान से सुनिएगा, मंजिल कह रहा है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी भी इतनी औकात नहीं, है ना। तो मंजिल दोस्तों आपको डराएगी लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहना है, क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी भी औकात भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब मंजिल को दोस्तों आपको डराएगी लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोलना है कि तू झूठी है, मैं जरूर अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही क्या गया है, अच्छा ये रहा ना एक, देखो जीके जीएस रहेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। जीके जीएस आपको डेली दोस्तों कितने 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से नोट्स बना सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे उतारते चलेंगे। बस ज्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, 20 से 25 मिनट की क्वेश्चन है लगेगा, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन है तो समझाने में 1-1 मिनट मान लेता हूँ, मान लो भाई 25 मिनट से ज्यादा लंबी क्लास होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों कि वेग जो है कैसी राशि है। अब बताओ भाई वेग, अब देखो ये जो सवाल है किससे है, तो आप कहेंगे साइंस का, SCIENC साइंस का प्रश्न है। और किससे है भैया, तो ये जो है फिजिक्स का है दोस्तों, किससे है, तो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन है, पूछ रहा वेग कैसी राशि है। तो आपको पता है वेग जो है कैसी राशि होता है दोस्तों, तो आपके वेग जो है एक सदिश राशि है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों दिशा के साथ, क्या यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेग एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें दिशा का भी निर्देश होता है। जैसे अगर आपसे पूछता कि चाल कैसी राशि है तो आप कहते हैं ये अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दोस्तों चाल बोलते हैं तो कोई फिक्स डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। लेकिन जो वेग होता है इसमें परिणाम के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, इसमें दिशा का भी डोनेशन किया जाता है, मतलब इसमें डायरेक्शन बताया जाता है इसके अंदर, वेग के अंदर। इसलिए दोस्तों एक ऐसी राशि है सदिश, सदिश का मतलब ये होता है सादिश राशि। सादिश राशि किसको कहते हैं, वैसी राशि जिसमें दिशा का भी ज्ञात होता है उसको कहते हैं सदिश राशि। आदिश का मतलब, आ का मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होता है उसको अदिश राशि कहते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि वेग कैसी राशि है तो ये दोस्तों सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो मैं पिक्चर भी आपको लगाया हूँ कि एक व्यक्ति है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है, ये देखो रोड है, क्या है दोस्तों, तो ये जो है रोड दिख रहा है आपको। इस रोड पर दोस्तों बिल्कुल सीधी दिशा में, क्या बिल्कुल सीधी दिशा में दोस्तों एक व्यक्ति जो है साइकिल चलाते हुए लग रहा है कि 180 की स्पीड में, क्या 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोस्तों ये एकदम दौड़ता हुआ जा रहा साइकिल चलाते हुए। तो कैसी राशि है ये दोस्तों, तो ये जो है वेग है। अगर ये दोस्तों टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाता तो ये कैसा हो जाता, तो आप कहेंगे भैया ये चाल हो जाता, लेकिन ये सीधी दिशा में जा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वेग हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ। आपको पता होगा दोस्तों संविधान जब बन गया तो उस पे दोस्तों कितने वाचन हुए थे, टोटल 3 वाचन हुए थे।
तो उसमें पूछ रहा है कि बताओ अंतिम जो वाचन हुआ था वो कब हुआ था। तो जो अंतिम वाचन हुआ था दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान का क्या हुआ था, ये अंतिम वाचन हुआ था। और इसी दिन संविधान को दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया जाता है, अंगीकृत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्याख्या में कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन, मतलब अंतिम जो वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसी दिन संविधान को क्या कर लिया गया, स्वीकार किया गया। मतलब इसी दिन संविधान दोस्तों बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा इसे पारित भी कर दिया गया। पारित का मतलब इसमें साइन वगैरह भी हो गया। कब, तो आप कहेंगे ये 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान पूरे अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया। आप लोग बताइए कि संविधान जो है दोस्तों, क्या संविधान जो कब लागू हुआ, तो आपको पता होगा संविधान जो लागू कब हुआ। ये संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूरे भारत में इस संविधान को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अगर अंतिम वाचन पूछे कब हुआ था तो 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, तो याद रखेंगे। देखो यही है संविधान सभा द्वारा जो है कब इसको अपनाया गया, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1900, कब, तो 1900 आप कहेंगे 47 में है ना, 49 में हुआ था ना। 26 नवंबर 26, एक मिनट जनवरी लिख दिया मैंने, 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर दोस्तों 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया उसको क्या कर दिया, अंगीकृत कर दिया गया। अंगीकृत मतलब उसको अपना लिया गया था। कब, तो आपने 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान को क्या अंतिम वाचन हुआ था, क्या हुआ था, अंतिम वाचन हुआ। वो अंतिम जब वाचन समाप्त हुआ तो संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर लिया गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ये दोस्तों ये आपका सवाल किससे है, तो आपने ये जो केमिस्ट्री से सवाल है। तो आपको मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, प्रतिदिन डेली आपको 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय क्रियाशील है। तो देखो पोटेशियम जो तत्व होता है दोस्तों, पोटेशियम, पोटेशियम का जो है संकेत क्या होता है, तो आपके के होता है ना। तो पोटेशियम के जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह हवा और पानी के संपर्क में आते ही तेजी से क्या हो जाता है दोस्तों, अभिक्रिया करने लग जाता है। तो ये है दोस्तों सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप कहेंगे पोटेशियम। अब है ना, तो पोटेशियम का दोस्तों संकेत क्या होता है, के होता है ना। तो 19 नंबर पे आता है, क्या आता है, पोटेशियम आता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी आप लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में जो है दोस्तों पोटेशियम कितने, इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है। एक मिनट, ये क्या मैसेज आ रखा है, कुछ मैसेज था, चलो हटाओ। तो पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, तो आपके 19 नंबर पे आता है, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा किस स्थान पर बुद्ध ने जो है दोस्तों 5 सन्यासियों के साथ दोस्तों संघ की स्थापना की थी। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, आप सब जानते होंगे। तो वही कह रहा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ जो है कहाँ पे संघ की स्थापना की थी। संघ समझते हैं ना, देखो यहाँ पे चित्र लगा है। संघ का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म जो दोस्तों अपनाने वाले जो व्यक्ति थे, जो ग्रुप होता था, इसी ग्रुप को क्या कहा गया था, इसी को कहा जाता है दोस्तों संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कहाँ अपना जो है संघ पहली बार बनाए थे महात्मा बुद्ध, तो दोस्तों सारनाथ। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहला जो है सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला जो उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये भी दोस्तों सारनाथ के अंदर दिए थे। यही दोस्तों 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो सारनाथ है ना में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे क्या कहा जाता है, इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है ना, पहले उपदेश को। और वहां जो है दोस्तों 5 सन्यासियों के साथ जो है बौद्ध संघ की स्थापना की थी, है ना। तो याद रखेंगे ये है महात्मा बुद्ध, आप लोग जानते होंगे ये है महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखो क्या कह रहा है, उमा की तपस्या, कौन सी, उमा की तपस्या, शिव पार्वती वसंत प्रमाण किस चित्रकला की जो है उत्कृष्ट कीर्तियां हैं। तो ये जो उमा की तपस्या, शिव पार्वती वसंत प्रमाण किसकी कलाकृतियां हैं दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों नंदलाल बोस की, किसकी है, नंदलाल बोस। आपको पता होगा कि संविधान का है ना, संविधान का जो दोस्तों संविधान का अलंकरण, संविधान का जो अलंकरण, अलंकरण का मतलब हुआ जो संविधान जो बना था दोस्तों, जो पेज था उसके अंदर जो है हर जो संविधान का जो पेज है, मूल प्रति है संविधान का, उसमें जो डिजाइन बनाने का काम, DESINE
डिजाइन बनाने का काम जो दोस्तों किसने किया था, तो यही किया था दोस्तों नंदलाल बोस, है ना। तो नंदलाल बोस की ये दोस्तों ये क्या है कलाकृतियां कौन कौन सी, उमा की तपस्या, शिव पार्वती और वसंत प्रमाण, है ना। नंदलाल बोस भारत के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय संविधान का देखो मूल प्रति का भी दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अलंकरण किया था। तो आप याद रखेंगे कलाकृतियां का नाम यही है देखो नंदलाल बोस, ठीक है। ये नंदलाल बोस दोस्तों ये शांति निकेतन के छात्र थे, शांति निकेतन के दोस्तों क्या थे, ये छात्र थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्या कह रहा है कि सौर मंडल की खोज दोस्तों किसने की थी, आपको पता है सौर मंडल की खोज किसने किया, तो सौर मंडल का खोज दोस्तों कोपरनिकस ने किया था, है ना। जिसको निकोलस जो है कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सौर मंडल के केंद्र में, सौर जो है दोस्तों सबसे पहले तो ये था, पहले क्या थीम था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज जो इसके चारों ओर घूमते रहता, सूर्य घूमता। लेकिन बाद में दोस्तों कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि नहीं, सूर्य क्या है, स्थित है और पृथ्वी ही क्या कर रहा है, उसका चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और पृथ्वी सहित अन्य जो है ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और उन्होंने क्या कोपरनिकस बताया कि पृथ्वी नहीं, इसके जैसे जो है 8 ग्रह और हैं, जो क्या टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी उन्होंने दोस्तों इस व्यवस्था को क्या नाम दिया, सोलर सिस्टम को, उन्होंने कहा दोस्तों सौर मंडल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे सौर मंडल का खोज किसने किया था, आप कहेंगे कोपरनिकस ने किया। किसने किया, कोपरनिकस ने। तो यही है दोस्तों आपका सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछे बुध है 2 नंबर पे, बुध, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, अब बृहस्पति है दोस्तों, शनि है, ये अरुण है, ये वरुण। अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखो सबसे बड़ा जो ग्रह है दोस्तों वो बृहस्पति है ना। और सबसे छोटा पूछे दोस्तों तो ये है जो है बुध है। आप इसको दोस्तों ये बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे, तो आप ये जो देखो यहाँ पे ट्रिक भी दे रखा भाई, देखो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नोकस, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। यही है दोस्तों सोलर सिस्टम, है ना। ये देखो यहाँ पे सन है और सन के चारों ओर दोस्तों 8 ग्रह क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और इसका खोज किसने किया था, ये जो दोस्तों सबसे पहले खोज किया था कोपरनिकस ने, कोपरनिकस, है ना। कोपरनिकस नामक विद्वान ने इसकी खोज किया था सौर मंडल का, उन्होंने ही बताया था, है ना, इसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेप वाहन कौन था। मतलब दोस्तों भारत तो पहले तो उपग्रह तो बना लिया था, लेकिन इस उपग्रह को छोड़ने के लिए दोस्तों रूस से हेल्प लेना पड़ा था। लेकिन बाद में दोस्तों जब भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा विकास किया और आगे अपनी इसरो ने और ज्यादा डेवलप किया दोस्तों, तो अपने खुद जो है लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका प्रक्षेपण केंद्र, जिसका नाम था दोस्तों ESLV-3। क्या नाम था, ESLV-3। आपको पता है ना रॉकेट जो होता है दोस्तों, रॉकेट तो देखो रॉकेट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्तों, किससे छोड़े जाते हैं, तो आपके रॉकेट से। तो पहले भारत तो उपग्रह तो दोस्तों बना लिया था, लेकिन उपग्रह बना लिया, लेकिन दोस्तों उपग्रह को छोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो आपके ये रॉकेट की जरूरत होती है ना। तो उसको जो है बनाने के लिए भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन बाद में दोस्तों जब सबसे पहला जो उन्होंने लॉन्च व्हीकल बनाया, लॉन्च व्हीकल किस चीज का लॉन्च करता है, तो ये उपग्रह का लॉन्च करता है। तो पहला कौन था, अच्छा अगर ये पूछे कि ESLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, मतलब सैटेलाइट को छोड़ने वाली यंत्र होती है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह अगर आपसे पूछे प्रक्षेपण यान था कौन था, तो ESLV-3, जिसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह को दोस्तों कक्षा में प्रतिस्थापित किया गया था। पहली बार दोस्तों किस उपग्रह को, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो पहला जो उपग्रह था, भारत का पहला जो उपग्रह था वो तो था दोस्तों आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। लेकिन जो आर्यभट्ट था दोस्तों, ये भारत तो उपग्रह बनाया, लेकिन इसको लॉन्च करवाने के लिए हमको रूस की सहायता लेना पड़ा। लेकिन भारत जब दोस्तों रोहिणी उपग्रह बनाया, तो उन्होंने भारत ने खुद अपना लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम था ESLV-3, है ना। ESLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसी से दोस्तों भारत ने पहला बार आत्मनिर्मित, मतलब भारत द्वारा निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल और अपना उपग्रह को दोस्तों छोड़ा था। और किस उपग्रह को छोड़ा था, तो आपने रोहिणी नामक उपग्रह को ऊपर छोड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये देखो दोस्तों आर्यभट्ट है, ये आर्यभट्ट है, ये भारत का क्या है, ये भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला दोस्तों क्या है, ये उपग्रह है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला जो उपग्रह था कौन सा था, तो भारत का पहला जो उपग्रह कौन था, तो ये आर्यभट्ट था।
लेकिन इसको छोड़ने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी, कौन सा लॉन्च व्हीकल का, तो ये रूसी कंपनियों ने, रूस की जो एजेंसी थी, है ना, तो उन्होंने इसको छोड़ा था। लेकिन भारत ने खुद जब बनाया, है ना, अपना SLV-3, तो उसके द्वारा रोहिणी को छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, करा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, है ना, राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है दोस्तों, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो बताओ जनसंख्या से रिलेटेड जो मंत्रालय है वो किसके अंदर आता है, ये जो आता है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय जो जनसंख्या आयोग है किसके अधीन आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये जो जनसंख्या है दोस्तों ये किसके अंदर आता है, अच्छा बताओ भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस, भारत में दोस्तों सबसे, एक मिनट यहाँ पे तो कुछ हट भी नहीं सकते, छोड़ो हटाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा ब्रह्मज्ञान बौद्ध धर्म में बुद्ध या फिर बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था, बताए ब्रह्मज्ञान जो बौद्ध धर्म में है दोस्तों, वो बुद्ध की जो है संगनी को क्या कहा जाता था, बताओ। मतलब बुद्ध भगवान की दोस्तों ब्रह्मज्ञान शाखा में जो है बुद्ध भगवान की जो है संगनी, मतलब उनकी पत्नी को क्या कहा गया है, तो जो ब्रह्मज्ञान शाखा है दोस्तों उसके अंदर महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उसको तारा कहा गया। बौद्ध धर्म की जो है ब्रह्मज्ञान शाखा में महिला देवियों और बोधिसत्व की जो संगनियों को तारा के रूप में पूजा जाता है। एक मिनट, पत्नी की बात नहीं है, संगनियों को क्या कहा जाता है, तो वो तारा कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं की पत्नी के बारे में साथ कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये दोस्तों महात्मा बुद्ध है, ये है दोस्तों महात्मा बुद्ध और ये सब दोस्तों उनके संघ के लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा बनी ठनी, कौन सी बनी ठनी किस चित्र शैली से दोस्तों संबंधित है, बनी ठनी, तो ये बता जो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये जो चित्रकला है बनी ठनी ये कहाँ की है दोस्तों, तो ये किशनगढ़ शैली की, किसकी है, तो ये किशनगढ़ शैली की है बनी ठनी, राजस्थान की किशनगढ़ जो है चित्र शैली का एक प्रसिद्ध जो भारतीय पेंटिंग है, जिसे भारत का दोस्तों क्या कहते हैं, इसे भारत का मोनालिसा कहते हैं। भारत का मोनालिसा किसे कहते हैं, तो किस चित्र की चित्रकला को कहते हैं, तो बनी ठनी जो है चित्रकला इसको क्या कहते हैं, भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बनी ठनी, है ना, तो यही है दोस्तों बनी ठनी चित्रकला में पेंटिंग की गई है। ये कहाँ की है, तो आप कहेंगे ये जो है किशनगढ़ शैली की है, ये राजस्थान की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फिर कह रहा 80%, देखो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी, है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया बायोलॉजी मतलब सब चीज से, साइंस से SST पॉलिटिक्स सबसे मतलब रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला जो है पदार्थ कौन सा है, 80%, तो आपको पता होगा कोशिका के अंदर जो 80% जो भाग होता है वो किसका होता है दोस्तों, तो वो जल से बना होता है। कोशिका का जो 80% से अधिक जो हिस्सा होता है वो कोशिका के अंदर वो जल ही होता है ना, के अंदर कितना परसेंट, 70 से 80% होता है। ठीक है, और जो कोशिका का दोस्तों जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या होता है, सहायक होता है। मतलब दोस्तों शरीर की अगर पूछे, देखो यहाँ कोशिका किस तरह होता है, हमारा जो बॉडी होता है दोस्तों, हमारा जो बॉडी होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का जो बॉडी होता है किससे बना होता है, तो आप ये सेल से बना होता है। सेल का हिंदी क्या होता है, तो आप ये कोशिका होता है। और कोशिका के अंदर क्या, कोशिका के अंदर दोस्तों 70 से 80% जो है, 70 से 80% जो दोस्तों किस क्या भरा होता है इसमें, तो आप इसके अंदर जो है जल भरा होता है ना। और ये जो जल है दोस्तों इसके अंदर भरा रहता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो आपको पता होगा कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक, किसने किया था दोस्तों, तो आपने रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने कोशिका का खोज किया था। तो है ना, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है देखो 12 नंबर क्वेश्चन, क्या 12 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था, बताओ संविधान सभा द्वारा कब जो संविधान को पारित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को पारित किया गया था। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा था, है ना, तो कब इसे स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। जबकि लागू आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, तो ये लागू दोस्तों 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया और इस दिन लागू हो गया। बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन दोस्तों 2 महीना के बाद इसको लागू कर दिया जाता 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, यही हमारा दोस्तों संविधान सभा, संविधान सभा। आपसे अगर पूछे कि संविधान सभा में पहले टोटल कितने सीटें थी, तो कितने सदस्य थे, तो 39 सदस्य थे। जब पाकिस्तान बन गया तो टोटल संविधान सभा में कितने सीटें बच गई थी, तो 299 सीटें बच गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों करण न्यूटन की
गति का दोस्तों प्रथम नियम क्या होता है, बताओ। गति का जो है, आपको ये फिजिक्स का सवाल है तो आपने बिल्कुल गति से संबंधित आपको पता, न्यूटन साहब ने दोस्तों 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था, तो आपने 3 नियम, तो वही पूछा पहला नियम क्या है। तो जो पहला नियम होता है न्यूटन का, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का भी नियम कहते हैं, जिसे हिंदी में दोस्तों इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, है ना, जिसे जड़त्व का नियम। अच्छा, आपको पता होगा कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का पहला नियम कहता है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, अगर कोई वस्तु मतलब विरामावस्था में हो या फिर स्थिर गति से चल रही हो, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी दोस्तों जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो चाहती है, कोई भी वस्तु की रेस्ट में है तो हम रेस्ट में ही रहें। अगर कोई दोस्तों गतिशील है तो वो चाहती है कोई वस्तु कि हम गतिशील में ही रहे, है ना। तो ये है दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी वस्तु जो है दोस्तों, अगर इसकी, अगर कोई मान लो ये वस्तु है, ये रेस्ट पोजीशन में मतलब विराम में है, अगर ये अपना स्थिति परिवर्तन करना चाहता है दोस्तों, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको इसमें बल लगाना पड़ेगा। बल लगाकर क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसको गतिशील किया जा सकता है, रेस्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट को। अगर कोई चीज वस्तु जो है गतिशील है, गति में है, तो उसको बल लगाकर क्या किया जा सकता है, तो स्थिर किया जा सकता है। तो न्यूटन का गति का नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु जो है अपने स्थिति परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है ना। यही होता है दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो चाहती है कि चलते ही रहे, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो चाहती है कि हम रुके हुए ही रहें, है ना। ऐसा तब तक होता है दोस्तों जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब ऐसा क्यों होता है, कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना क्यों चाहती है, क्योंकि दोस्तों जड़त्व का नियम कहता है ना। तो जड़त्व का नियम, तो गति का जो पहला नियम उसको जो कहते हैं दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आप ये जो है प्रैक्टिकल घर में कर सकते हो, PRACTI, प्रैक्टिकल आप घर में करेंगे। तो देखो आप क्या करना, ग्लास लेना दोस्तों, और एक कार्डबोर्ड लेना, क्या लेना, एक कार्टून लेना, और इस पे एक दोस्तों सिक्का लिख देना, क्या रख देना यहाँ पे, सिक्का, 1 रुपया या फिर 5 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखो एक गिलास है, और गिलास है, यहाँ पे कार्टून है, उसके ऊपर छोटा सा सिक्का है। आप क्या करना है दोस्तों, अंगूठे से मानक कस कर, ठीक है, इस कार्डबोर्ड पे जैसे ही आप इस पे मारेंगे तो दोस्तों, तो ये जो है, ये जो पैसा है इसके ऊपर रखा हुआ था, किसके ऊपर, तो आपके कार्टून के ऊपर। तो ये चाहेगी, ये जो पैसा ये चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहे। तो देखो मारे किसको, कार्टून को, तो कार्टून कहाँ चल जाएगा दोस्तों, आगे। लेकिन तो ये कार्टून आगे चला जाएगा, और ये पैसा जो है दोस्तों ये कहाँ आ जाएगा, इस गिलास के अंदर। अब देखो लॉजिक तो हमारे दिमाग में आता है कि जब कार्टून पे मारे तो पैसा को भी आगे जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये पैसा जो है रेस्ट पोजीशन में था, और ये पैसा ये चाह रहा था, जो सिक्का था वो चाहता था कि हम विराम में है तो विराम में ही रहे, है ना। तो इस कारण दोस्तों जड़त्व के नियम के अनुसार, मतलब ये जो दोस्तों अपने स्थिति का परिवर्तन का क्या करती है, ये विरोध करता है ये पैसा, और ये पैसा दोस्तों आगे नहीं जाता है, अपना स्थिति का परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कार्टून तो आगे चला जाता है, लेकिन सिक्का दोस्तों इसके अंदर ही नीचे गिर जाता है। यही है दोस्तों लॉ ऑफ न्यूटन, गति से संबंधित नियम है, पहला का नियम है, जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन का, कलिंग युद्ध का जो है वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो आपको पता है कि जो है अशोक के दोस्तों 14 जो है बड़े शिलालेख मिले हैं। तो उस 14 बड़ा शिलालेखों में दोस्तों किस अभिलेख में दोस्तों कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो ये दोस्तों 13वें अभिलेख में है। इसमें दोस्तों अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। तो कलिंग युद्ध आपको पता है, इसी कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों क्या, इसी कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों जो है अशोक जो है क्या करता है, युद्ध की नीति को त्याग देता है। युद्ध नीति है ना, एक मिनट, युद्ध नीति को त्याग देता है ना, त्याग देता है। तो आप याद रखेंगे कि युद्ध नीति को त्याग देता है कौन, अशोक, इसी युद्ध के बाद। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो धम्म के मार्ग पे चला जाता है और महात्मा बुद्ध के शरण में चला जाता है। महात्मा बुद्ध के दोस्तों उनके जो धर्म था उसको अपना लेता है, बौद्ध धर्म को। और इसी के बाद दोस्तों अशोक जो है महान बनता है, और उसके बाद जीवन में दोस्तों वो प्रतिज्ञा करता है कि कलिंग युद्ध के बाद मैं कभी भी अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। और पूरे जीवन काल में दोस्तों अशोक कभी भी जो है अपना हथियार नहीं उठाता। यही है दोस्तों कलिंग युद्ध। तो ऐसा इसका जो चर्चा जो है कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा दोस्तों, तो ये जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा
किसकी कृति है? तो बताओ, मोनालिसा जो पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, उसको किसने लिखा है? तो लियोनार्डो दा विंची ने लिखी है ना। तो ये याद रखें, लियोनार्डो डी विंची। आप लोग देखे होंगे मोनालिसा, यही ये पेंटिंग है, ठीक है। लियोनार्डो डी विंची ने लिखा था। नेक्स्ट है 16 नंबर, कह रहा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला को मिक्स ओलंपिया जो है दोस्तों, वो किस ग्रह पे है? तो पूरे सौर मंडल का मतलब पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति पर जितने भी पहाड़ हैं, पृथ्वी पर भी पहाड़ है, तो इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा जो पहाड़ है मिक्स ओलंपिया, वो किस उपग्रह पे है दोस्तों? किस उपग्रह पे, मतलब किस ग्रह पे है? तो आपने ये मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह पे दोस्तों एक मिक्स ओलंपिया नाम का क्या है, एक पर्वत है दोस्तों, बहुत ऊंचा है, जो कि है ना, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। कौन सा? मिक्स ओलंपिया। ये किस ग्रह पे है? तो आपके मंगल ग्रह पे है, यही है दोस्तों मिक्स ओलंपिया, है ना, मिक्स ओलंपिया, मिक्स ओलंपिया पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा मोनालिसा नामक चित्रकला चित्र की रचना किसने की है? तो ये तो आगे रखा था पहले से, लियोनार्डो डी विंची, ठीक है। तो ये लियोनार्डो डी विंची, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु शिशु को दोस्तों शामिल किया जाता है? तो बताओ, जो शिशु मृत्यु दर का जो काउंटिंग होता है, कितने साल के बच्चे जब मरते हैं तो उसको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। तो वैसे बच्चे जो जिसका उम्र 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, मतलब 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उसका जो काउंटिंग होता है किसके अंदर होता है? तो उसका जो काउंटिंग होता है वो शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, इन्फेंट मतलब शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है। अगर कोई छोटा बेबी है और उसका एज जो दोस्तों कितना, 1 ईयर से दोस्तों कम है, 1 ईयर से कम है, अगर छोटा बच्चा मर जाता है तो किसके अंदर उसका काउंटिंग होगा? तो उसका जो काउंटिंग होगा दोस्तों शिशु मृत्यु दर के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। ये क्या कह रहा है, बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक। तो ये जो सवाल है ये दोस्तों मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, है ना। तो मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो बताओ बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो ये दोस्तों शाहना ए मंडी कहा जाता था, है ना। सल्तनत काल में जो है विशेषकर कब हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत बाजार के प्रमुख या निरीक्षक को दोस्तों शाहना ए मंडी कहा जाता था। अगर आपसे पूछे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया, तो आप कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इसमें दोस्तों कुछ चीजें का जो मूलभूत चीजें होती थी बाजार की, है ना, जैसे खाने पीने का राशन वगैरह जो दुकान था, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती थी आदमी का, उस वस्तु पे जो रेट को फिक्स कर दिया गया था, है ना। और जो नाप होता था 1 kg का, जैसे 2 kg का, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति कम तौलता है दोस्तों तो उसको दंडित किया जाता था, है ना। तो उसके लिए एक जो निरीक्षक को जो है दोस्तों क्या किया गया था, बहाल किया गया था, जिसको कहा जाता है शाहना ए मंडी। इसका काम था कि बाजार को नियंत्रित रखना, है ना। कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी से जो है ज्यादा मूल्य पे कोई वस्तु ना खरीदे, है ना, मतलब कोई महंगा चीजें नहीं खरीदे, जो उसका फिक्स रेट है उसी पे खरीदे। यही है दोस्तों शाहना ए मंडी। ये देखो आपको बाजार मैंने दिखा दिया, बाजार, तो बाजार का से संबंधित है। और आज का दोस्तों आखिरी सवाल 20वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो फटाफट से बताओ दोस्तों कि जो मिथिला पेंटिंग है, ये मिथिला पेंटिंग जो है दोस्तों किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ये दोस्तों बिहार की चित्रकला है। मिथिला पेंटिंग जिसे मधुबनी आर्ट भी कहा जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध दोस्तों एक क्या है, चित्रकला शैली है मिथिला, है ना। आपको पता होगा मिथिला की ही दोस्तों सीता माता रहने वाली थी, मिथिला, है ना, मिथिला नगर की थी। तो ये मिथिला पेंटिंग दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ये दोस्तों बिहार की है, बिहार की है मिथिला पेंटिंग। यही है दोस्तों वो पेंटिंग जो वहाँ के जो मिथिला के लोग हैं दोस्तों आज भी इसका प्रचलन है ना, मिथिला पेंटिंग जो पूरी दुनिया में दोस्तों भी प्रसिद्ध है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 20 प्रश्न प्रतिदिन मैं आपको कराऊंगा, 20 क्वेश्चन प्रतिदिन, ठीक है। तो खुश रहे दोस्तों, मस्त रहे, अपने तैयारी को बिल्कुल एक नई ऊंचाई दीजिए मेरे साथ जुड़कर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, छोटे बच्चे हो या फिर बड़े लोग देख रहे हो, रेलवे एसएससी वाले लोग, तो आप सभी को दोस्तों बिल्कुल फायदा होगा। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, आधा घंटा का ही क्लास, लेकिन रोज दोस्तों 20-20 क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। तो खुश रहे दोस्तों, मस्त रहें, और महिलाओं, बच्चों, सैनिकों का सम्मान करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।